हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास मिलती है, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी लेटेस्ट मुद्दे पर बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में ही। क्यों? क्योंकि यूनेस्को के द्वारा इंडिया की 2 साइट्स को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें कि यह आपके किस तरह से इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन से पेपर में, तो अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री के तहत यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज के टॉपिक के बारे में। आज का जो टॉपिक है यह पूरी तरह से 2 साइडों पर क्या है, डिपेंड है। रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर और धौलावीरा, यह 2 साइट्स हैं इंडिया की जिन्हें विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। अगर बात करें कि प्रेजेंट टाइम तक, जैसे कि कल ये दोनों साइट्स जोड़ी गई हैं, तो इसके पहले इंडिया में कुल कितनी साइट्स थी जो यूनेस्को के तहत विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई थी? तो कुल कितनी थी? 38 थी। अब ये दोनों जुड़कर कितनी हो गई हैं? 40 हो गई। अगर बात करें कि 38 के बाद जो जुड़ी, 39 नंबर पर कौन सी जुड़ी, तो वो जुड़ी थी हमारी रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, और 40वें नंबर पर धौलावीरा जुड़ा। तो आज के वीडियो में इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग डीपली बात करेंगे, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न बनाता है। वो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि कौन सी साइट्स जोड़ी गई, इन साइट्स की परिभाषाएं आपसे पूछ लेगा, सॉरी इनके जो विशेषताएं हैं वो पूछ लेगा, इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ लेगा। ठीक, तो चलिए वीडियो की अब हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, यह निर्धारण कौन करता है? यूनेस्को करता है। यूनेस्को क्या है? यह यूनाइटेड नेशन के तहत निर्धारित एक संस्था है जो विश्व स्तर पर विरासत स्थलों की सूची तैयार करता है, या फिर ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं या जो साइट्स हैं उन्हें यह निर्धारित करता है। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें कि किसी भी जगह को विश्व विरासत स्थल सूची में यूनेस्को के तहत शामिल करने पर फायदा क्या होता है, तो सबसे बड़ी चीज तो देखिए यह होती है कि जिस कंट्री की कोई भी चीज अगर शामिल की जाती है, कोई भी प्लेस अगर शामिल किया जाता है, तो वहां का टूरिज्म बढ़ जाता है। सबसे बड़ी चीज तो ये होती है, और वर्ल्ड लेवल पर उसका नाम हो जाता है। जैसे इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो गर्व से बोल सकते हैं कि विश्व की 40 विरासत स्थल, मतलब 14 हेरिटेज साइट जिससे यूनेस्को के तहत मान्यता प्राप्त है, वह इंडिया में है। तो इंडिया में इनके माध्यम से टूरिज्म भी बढ़ सकता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे दोनों साइट्स के बारे में, यह इंपॉर्टेंट कैसे हैं और इनकी विशेषताएं क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनेस्को का 44वां सत्र चल रहा था, 44 नंबर का सत्र चल रहा था। कहां पर? चीन के युजाओ नामक शहर में। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जीके के तौर पर याद रखें, छोटे एग्जाम्स में यहां से प्रश्न बन सकता है कि यूनेस्को का कौन सा सत्र चल रहा था, तो 44वां। अभी यह सत्र कल तक चलने वाला है, तो उम्मीद है कि इंडिया को 1 से 2 और साइट्स मिल सकती हैं। ठीक, तो कहां पर? चीन के युजाओ नामक शहर में यूनेस्को का 44वां सत्र चल रहा था। आप लोग अगर यूनेस्को के बारे में जानते होंगे, UNESCO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सांस्कृतिक संगठन। मतलब कि यूनाइटेड नेशन के तहत संचालित एक संस्था है जो शिक्षा से संबंधित, वैज्ञानिक संबंधित, या फिर आपके कल्चर से संबंधित, जिसे हम लोग संस्कृति बोलते हैं, इनसे संबंधित चीजों का यह संरक्षण करता है। ठीक, वैश्विक लेवल पर उसे मान्यता प्रदान करता है। इसके बारे में स्पेशल वीडियो है, अगर आप लोग जाए प्ले लिस्ट में, कौन सी? इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जिसके तहत हम लोग देखें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें इस पर एक आप लोगों को स्पेशल वीडियो मिल जाएगा, देख सकते हैं। ठीक, तो जो पहली साइट जोड़ी गई, टॉपिक पर हम लोग आते हैं। पहली साइट जोड़ी गई रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, जो 39वें नंबर की जुड़ी। पहले 38 थे। ठीक, इन पर हम लोग डीपली बात करेंगे। यह कहां पर है? तो तेलंगाना के पालमपेट नामक जगह पर यह है। इसमें कौन से देवता है? जाहिर सी बात है, अगर यह टेम्पल है तो इसमें कोई ना कोई भगवान तो होंगे ही। तो यह देखिए, रामलिंगेश्वर स्वामी की मूर्ति है वहां पर, एक तरह से शिव मूर्ति भी बोल सकते हैं। ठीक, इस मंदिर का जब निर्माण करवाया गया तो उस समय शासक कौन था? गणपति देव नाम का शासक था, जो काकतीय वंश का था। समय कौन सा है? 1213 ईसा पूर्व में। रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में हुआ। ठीक, 1200
13 ईस्वी में हुआ और यह तेलंगाना में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गणपति देव नाम के शासक ने, जो काकतीय वंश का था। यह काकतीय वंश वही है जो आप लोग बाहुबली मूवी देखते हैं, उसमें काकतीय वंश का ही एक होता है जिसे कालिके बोलते हैं। लैंग्वेज भी उसकी बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। ठीक, अब मैं आप लोगों को याद करने की ट्रिक बताऊंगा। वास्तुकार कौन है? रामप्पा। तो यह जो मंदिर है ना, मंदिर के नाम के आगे रामप्पा लगा है। रामप्पा इसके वास्तुकार का नाम है, जिसने इस मंदिर की डिजाइन तैयार की थी, जिसने इस मंदिर को बनाया था, उसके नाम से जोड़ दिया गया, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। इस वजह से यह जो कौन थे, गणपति देव काकतीय वंश के शासक थे, इन्होंने रामप्पा का नाम भी इस मंदिर में जोड़ दिया और मंदिर का पूरा नाम दिया रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर। ठीक, देखिए शैली कौन सी है? द्रविड़ शैली है। आप सबको पता होगा इंडिया में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां हैं? तो 3 शैली है। कौन कौन सी मैं आप लोगों को याद करवा दूं? द्रविड़ शैली, नागर शैली, ठीक, द्रविड़ शैली, नागर शैली और एक है वेसर शैली। ठीक, द्रविड़ शैली आप लोगों को ज्यादातर कहां देखने के लिए मिलेगी? जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, वहां से लेकर आपको कहां मिलेगी? अगर हम लोग देखें तो सॉरी, कृष्णा नदी से, माफ करिएगा, कृष्णा नदी का जो डेल्टा है या फिर कृष्णा नदी का जो तराई क्षेत्र है जो दक्षिण भारत में पड़ता है, वहां से लेकर कन्याकुमारी तक आपको क्या मिलेगी? द्रविड़ शैली। ठीक, और नागर शैली कहां मिलेगी? हिमालय पर्वत से लेकर कहां पर? विंध्याचल श्रेणी तक। वह विंध्याचल श्रेणी वही जो सतपुड़ा श्रेणी के ऊपर पड़ती है। ठीक, जिसके बीच से नर्मदा नदी बहती है। ठीक, तो अगर बात करें, अगर देखिए रेशियो में हम लोग देखें शुरू से, तो हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक नागर शैली आपको मिलेगी। विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के श्रेणी तक या कृष्णा नदी के डेल्टा तक या फिर कृष्णा नदी के तराई तक आपको वेसर शैली मिलेगी। और कृष्णा नदी के तराई से लेकर कहां पर? कन्याकुमारी तक, अर्थात दक्षिण भारत में आपको द्रविड़ शैली देखने के लिए मिलेगी, जो मंदिर निर्माण की अलग अलग कला है। देखिए ये दोनों अलग अलग है, द्रविड़ और नागर, लेकिन वेसर शैली इन दोनों का क्या है? मिक्स है। अगर द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो वेसर शैली का निर्माण हो जाता है। ठीक, इसके बारे में डीपली हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। चलिए शैली भी देख लिया, अब संरचना देखें। यहां हम लोग ज्यादा कर दिए क्या? संरचना इसकी क्या है? 6 फीट ऊंचे तारानुमा संरचना पर निर्माण, जो स्टार टाइप का, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, देखिए ऐसे ऐसे करके स्टार टाइप का है क्या इसकी संरचना। मतलब इसकी जो नींव है 6 फुट ऊंची, 6 फुट ऊंची स्टार नुमा संरचना पर इस पूरे मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और इस मंदिर में कुल 1000 स्तंभ लगाए गए हैं। ठीक, अब मैं याद करवाने के लिए बोला था आप लोगों से, देखिए कैसे याद करेंगे। मंदिर किसका है? शिव जी का। बनवाया किसने? गणपति देव ने। किसने? गणपति देव। तो यहां से गणेश भगवान को ऐड कर लीजिए। मंदिर किसका है? शिव जी का। बनवाया किसने? गणपति देव ने। किस वंश का था? काकतीय वंश का। तो काकतीय को आप लोग कार्तिकेय करके जोड़ लीजिए। शिव जी के एक पुत्र कार्तिकेय भी थे। तो ऐसे करेंगे तो तीनों चीजें याद हो जाएंगी। वास्तुकार कौन थे? रामप्पा। रामप्पा का नाम ही मंदिर में जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीजें थी किससे रिलेटेड? यूनेस्को के साइड में जो इंडिया की 39वीं साइड जोड़ी गई। ठीक, विश्व विरासत स्थल में। अब हम लोग बात करेंगे 40वीं धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा का नाम सुनते ही आप लोगों के माइंड में एक चीज आएगी कि धौलावीरा तो हमारे हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है। तो जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप लोग। यह एक हड़प्पा स्थल है, गुजरात, आज के गुजरात के कच्छ जिला में यह स्थित है। इसकी खुदाई देखिए, किसी भी स्थल के बारे में पता कैसे चलता है? जब वहां की खुदाई होती है, कुछ अवशेष मिलते हैं और वहां की जो चीजें होती हैं उनसे टाइम पीरियड का पता किया जाता है, तब पता चलता है कि यह कोई हमारी क्या है? ऐतिहासिक स्थल है। तो इसकी जो हड़प्पा सभ्यता का जो एक स्थल है यहाँ धौलावीरा, यह ज्यादातर पानी के संचय के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। ठीक, तो यह धौलावीरा है, हड़प्पा स्थल है, गुजरात के कच्छ जिला में है। इसकी खुदाई सबसे पहले 1967 से 1968 में जेपी जोशी ने करवाई थी। ध्यान से देखिएगा, 1967 से लेकर 1968 तक जेपी जोशी ने करवाई। फिर 1990 से लेकर 91 में आरएस बिष्ट ने करवाई। तो अगर आप लोगों से प्रश्न बने कि अंतिम रूप से धौलावीरा की खुदाई किसने करवाई थी, तो कौन?
RS बिष्ट ने करवाई थी, जो 1990 से 1991 के बीच में करवाए थे। अगर यह प्रश्न बने कि धौलावीरा के बारे में पता किसे चला, तो वो कौन थे? जेपी जोशी, जो 1967 से 1968 के बीच में यहाँ पर खुदाई करवाए थे। यह जल संरक्षण के लिए फेमस था। यहाँ पर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां हैं, मासर और मानहर। गुजरात के कच्छ जिला में हड़प्पा स्थल है जिसका नाम है धौलावीरा। यहाँ दो नदियां प्रवाहित होती हैं प्रेजेंट टाइम में भी। कौन कौन सी? मासर और मानहर नाम की दो नदियां हैं। इन दोनों नदियों के बीच में धौलावीरा है। ठीक, ये शहर जो था ना वो 3 भागों में डिवाइड था। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे ना बहुत डीपली इन सारी चीजों पर एक एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक, अभी यहाँ कुछ समझ लीजिए। शहर 3 श्रेणियों में विभाजित है, निचला शहर, मध्यम शहर और दुर्ग शहर। मतलब एक ऐसी सिटी थी जो नीचे थी, एकदम समतल भूमि पर थी। एक ऐसी थी जो न समतल पर ही थी न पहाड़ पर ही थी, मीडियम क्वालिटी की थी। एक ऐसा दुर्ग था जो कहां पर था? पहाड़ों पर होता था, ऊपर होता था, जिसे दुर्ग बोलते हैं। इसके उत्खनन में ये सारी चीजें मिली हैं। अब हम लोग आते हैं इंडिया के जीके पर। भारत में कुल कितनी हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत स्थल है जो यूनेस्को के तहत मान्यता प्राप्त है? तो वह पहले 38 थी, लेकिन कल 2 और जुड़ी तो कुल हो गई 40। जो 38 थी, इन 38 में जो 30 थी वो सांस्कृतिक थी, 7 क्या थी? नेचुरल थी, प्राकृतिक थी, और 1 थी मिश्रित। और मिश्रित कौन सी थी? कंचनजंगा। आप सब जानते होंगे कंचनजंगा एक राष्ट्रीय उद्यान है। कंचनजंगा एक चोटी भी है माउंट के, ठीक, हिमालय पर्वत की। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगर अब प्रश्न बने कि प्रेजेंट टाइम में भारत में कुल कितनी विश्व विरासत स्थल हैं या फिर कितने हेरिटेज साइट हैं जो यूनेस्को के तहत मान्यता प्राप्त हैं, तो वो 38 हैं। आज के वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा खिचड़ी कर दी है, मतलब कि मार्कर चला चला के। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सही तरीके से वीडियो का नोट्स बनाएंगे, और यहां से चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, या फिर इंडिया का कोई भी वनडे एग्जाम हो, यहां से प्रश्न बनना श्योर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इस तरह का कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।